जय हिंद दोस्तों। जो है देवरिया में यूपी के देवरिया ज़िले में एक घटना हुई है। वहाँ पे जो है हत्या हुई है 5 लोगों की, एक पक्ष और एक लोगों की एक पक्ष, उसमें से एक बच्चा भी है। उसका भी हत्या का प्रयास किया गया। हालांकि वो इस समय एक हॉस्पिटल में भर्ती है। देखते हैं उसका क्या होता है। तो चलिए उसके जानकार हम एक वरिष्ठ अधिवक्ता से ही सारी जानकारी और प्रकरण के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो जो ज़िला है कहीं ना कहीं गोरखपुर से भी सटा हुआ है। ऐसी घटनाएं बहुत पहले हुआ करती थी, जो कि एक ही घर में कई लोगों को मार दिया जाता था। जब डकैत वगैरह आते थे देश दुनिया में तब होती थी। उस समय उतनी शासन प्रशासन व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तब ऐसी घटनाएं होती थी। हालांकि इस समय शासन प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि इतने रुपए खर्च हो रहे हैं शासन पे, पुलिस वालों पे, फिर भी ऐसी घटनाएं गांव में सुनने को मिल रही है। तो चलिए हम इसके जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी जी से ही बात करते हैं। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, क्या ये घटना जो हुई है, ऐसी घटनाएं होनी चाहिए? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो जिनकी भी मृत्यु इस मामले में हुई है, सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के लोगों की और प्रेमचंद यादव की, मेरी उनके प्रति संवेदना है और मैं उन सबको श्रद्धांजलि देता हूं, ठीक है। लेकिन यह मामला जो है 2014 से चल रहा था। 2014 से प्रेमचंद यादव के परिवार के लोगों ने कुछ सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया हुआ था और जिसको लेकर के सत्यप्रकाश दुबे के परिवार से उनकी रंजिश चल रही थी। कुछ और भी सत्यप्रकाश दुबे की संपत्तियों का भी विषय था उसमें, जिसको प्रेमचंद यादव ने समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते कब्जा कर लिया था और उसी को लेकर के यह विवाद चल रहा था। अब उस विवाद की स्थिति जो बनी हुई थी लगातार, उसमें सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के लोग पिछले 10 सालों से, उनका कहना यह कि वो 1000 से ज़्यादा एप्लीकेशन दे चुके थे और उनके परिवार की कोई बच्ची अभी बता रही थी, मैं देख रहा था कि अभी अगर उसको जांच किया जाए उनके एप्लीकेशंस का तो 1000 से ज़्यादा प्रार्थना पत्र उनके पेंडिंग है। तो वह प्रार्थना पत्र उन लोगों ने जो पुलिस अधिकारियों को दिए थे या जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों को दिए थे, वह उनके ऊपर विश्वास करके उन्होंने वो प्रार्थना पत्र नहीं दिया था। उन लोगों ने इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर यह विश्वास करके दिया था कि अगर यह एप्लीकेशन मेरा सरकार के संज्ञान में जाएगा तो मेरे साथ न्याय होगा। परंतु जिस प्रकार से वहाँ के देवरिया के स्थानीय पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों द्वारा लापरवाही की गई, और अभी मैं सुन रहा था कि वो जो पीड़ित परिवार की बच्ची है, सत्यप्रकाश दुबे के एक परिवार की बच्ची जो बची हुई है, वो बता रही थी कि एसडीएम से लेकर के सारे अधिकारी और पुलिस के लोग आते थे और प्रेमचंद यादव के दरवाजे पर बैठते थे और उनके यहाँ हाजिरी लगाते थे। तो निश्चित तौर पर यह जो घटना है वह निंदनीय है और इस मामले में जो भी जिम्मेदार पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनके भी खिलाफ इस मॉब लिंचिंग की घटना की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और उनके भी खिलाफ उसी प्रकार से कार्रवाई की जानी चाहिए जिस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने मिलकर सत्यप्रकाश दुबे के परिवार की हत्या की है। तो सर, जैसा कि ये हत्याएं हो रही हैं, तमाम ऐसे खबरें गांव में सुनने को मिल रही है, ऐसी बहुत घटनाएं, और वहीं पे जैसे सार्वजनिक ज़मीन की बात कही आपने, तो सार्वजनिक ज़मीन पे कैसे कोई मंत्री या कोई भी किसी पार्टी का कार्यकर्ता कैसे उस पर कब्जा कर लेता है? इसमें किसकी मिली भगत हो सकती है? मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों के माध्यम से यह संदेश भी देना चाह रहा हूँ कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का लेखपाल होता है और जो थाने का उस बीट का सिपाही होता है, उसको हर घटना की जानकारी होती है, चाहे छोटी घटना घट रही है चाहे बड़ी घटना घट रही है। एक बहुत बड़ी कहावत है स्कॉटलैंड यार्ड को, जो ब्रिटेन की पुलिस है, जो सबसे तेज मानी जाती है, कि उसको अपराध होने के 4-6 घंटे के अंदर यह पता चल जाता है कि किसने अपराध किया। लेकिन हम लोग फौजदारी की वकालत करते हुए 20 साल की मेरी वकालत हो गई, हम लोग इस बात को जानते हैं कि जो अपराध घटित होने वाला है, भारत की पुलिस या विशेषकर उत्तर प्रदेश की पुलिस उस घटना को पहले ही जानती है कि अपराध घटित होने वाला है। मतलब अपराध की जो परिस्थितियां डेवलप होती रहती हैं, उन परिस्थितियों तक पुलिस के पहुंचने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस ने लापरवाही की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों ने लापरवाही की, वह अत्यंत निंदनीय है। उनके भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और यह जो हत्याएं जिन भी लोगों ने की है, मॉब लिंचिंग की है, 50 लोगों की भीड़ ने सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के घर पर हमला करके, तोड़ फोड़ करके एक एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया है, तो उसमें तो उत्तर प्रदेश की जनता को, भारत की जनता को विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री किसी भी अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। हर अपराधी
का सही स्थान जेल है और जेल के बाद एफटीसी के तहत इसका ट्रायल होगा। मुझे लगता है कि 6 महीने से भी कम समय में दोषियों को फांसी की सजा होगी और इस मामले में एक नज़ीर कायम होगी ट्रायल की। लेकिन उसके पहले मेरा यह कहना है कि जिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के और पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की लापरवाही से यह कृत्य हुआ है, उनके भी खिलाफ जांच होकर उनकी भी प्रॉपर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो सर, जैसा कि कोई अगर जैसे कि हम आदित्यनाथ योगी जो मुख्यमंत्री है उनको ही ले ले, अगर वो सही कार्य करना चाह रहे हैं तो वहीं पे जो उनके नीचे बैठे अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उनके जो मंशा है उसको सफल नहीं होने देना चाहते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी जगहों पर ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो भी रहा है। तो यह दुखद है और इसमें जो भी जिम्मेदार पुलिस के कर्मचारी हैं या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि यह नज़ीर बने। किसी का प्रार्थना पत्र जब थाने पर पहुंचे तो वह प्रार्थना पत्र पुलिस की जांच में सर्वोच्चता पर होना चाहिए। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी जनता दर्शन दरबार करते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा जब कोई व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री के दरबार में जाता है और उनके यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाता है या माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ वाराणसी आते हैं, तो जब भी वह दीन दुखियों से मिलते हैं या पीड़ित पक्षकार से मिलते हैं तो वह खड़े रहते हैं। मतलब इस प्रदेश के मुखिया खड़े होकर सुनवाई करते हैं और जो इस प्रदेश की पीड़ित जनता होती है वह बैठ करके अपनी बात कहती है। तो निश्चित तौर पर इसी तरह का नजरिया पुलिस के और प्रशासन के, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का भी होना चाहिए कि उनके कार्यालय में जाने पर पीड़ित पक्ष के बैठने की व्यवस्था हो और पुलिस के अधिकारी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी उनकी बात खड़े होकर के सुने। तभी उनकी लायबिलिटी जो है जनता के प्रति बनेगी और तभी वह सच में न्याय कर पाएंगे। और इन सारे अधिकारियों का जिसमें इस मामले में इन्वॉल्वमेंट है, उनकी जांच करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि प्रदेश भर के पुलिस और प्रशासनिक और रेवेन्यू मशीनरी को यह संदेश जाए कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी अधिकारी की लापरवाही लॉ एंड ऑर्डर के विषय में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा जौनपुर की एक घटना थी। वहाँ पे मंडल अध्यक्ष ने एक महिला को गाली दे दिया था, वहीं पे जो पुलिस वाले अधिकारी थे उनके सामने ही बैठे थे। तो ऐसी घटनाएं तमाम होती रहती है। तो सर, एक चीज़ जो है समाज में एक चीज़ और फैल गया है जब से देवरिया की घटना हुई है, यादव और ब्राह्मण ऐसी। देखिए, मैं इसका खंडन करता हूँ। न तो यादव वर्चस्व की लड़ाई कोई वहाँ लड़ी जा रही थी, न कोई युद्ध का मैदान था, न तो सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के लोग ब्राह्मण वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। वहां सिर्फ निजी विवाद था, सरकार ग्राम समाज की संपत्ति पर कब्जे का विवाद था और सत्य प्रकाश दुबे की संपत्ति पर कब्जे का विवाद था। किसी भी प्रकार के कोई वर्चस्व की लड़ाई वहां नहीं हो रही थी। इसीलिए इस तरह की बातें करने वाले लोगों की मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। समाज का जो सिस्टम है वह बिगड़ना नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपराध किया है वह व्यक्ति स्वयं अपने लाभ के लिए अपराध किया है और उसके खिलाफ सरकार सख्त है, प्रॉपर कार्रवाई होगी। लेकिन किसी भी प्रकार के जातिगत विद्वेष के किसी भी कमेंट की मैं निंदा करता हूं और मैं यह मांग करता हूं सरकार से कि सोशल मीडिया पर कायदे से इसकी मॉनिटरिंग हो और जो लोग भी इस तरह की मनस्यता फैला रहे हैं उनके खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि समाज की का जो सिस्टम है उसको बिगाड़ने की इजाजत किसी भी परिस्थिति में किसी को भी नहीं दी जानी चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं, सर ने बहुत अच्छी बात बताई। जो गुनहगार होता है, अपराध होता है, सरकार की नज़र में उनकी कोई जात कोई धर्म नहीं होती है। तो मेरा भी एक निवेदन है आप सब मीडिया के भाइयों से हाथ जोड़ करके आपके माध्यम से भी कि जब किसी के साथ अपराध होता है तो आप लोग भी यह लिखते हैं और बहुत सारे मीडिया के लोग दलित के साथ अपराध हो गया। अरे नहीं, व्यक्ति के साथ अपराध हो गया, भारत के नागरिक के साथ अपराध हो गया, ब्राह्मण के साथ अपराध हो गया। नहीं, यादव ने हत्या कर दी, मुसलमान, ये नहीं है। व्यक्ति ने हत्या की है, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप लोग भी कम से कम अपनी रिपोर्टिंग में इस चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के न पेश करें कि यादव ने ब्राह्मण की हत्या कर दी, ब्राह्मण ने यादव की हत्या कर दी, मुसलमान ने हिंदू की। ये नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने हत्या की उसका नाम होना चाहिए, जिसकी हत्या हुई, जिसके साथ अपराध हुआ उसका नाम होना चाहिए। इसमें उसकी जाति कहाँ से आती है? तो ये इसकी मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। जाति का कोई वहाँ विषय नहीं है। वहाँ निश्चित तौर पर स्थानीय विवाद था। पुलिस की और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से यह दर्दनाक घटना घटी। हम सब लोग इससे मर्माहत हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं। और जाति का कोई पुट इस मामले में नहीं है, न तो किसी को डालना चाहिए।
चलिए, जो घटना हुआ है उसके लिए हम भी संवेदना व्यक्त करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आप सबसे ये अनुरोध है कि कभी भी ऐसी घटना उनको जाति या धर्म से जोड़कर ना देखें, क्योंकि कोई गुनहगार है उसका कोई जाति धर्म नहीं होता। अगर जाति धर्म की बात करेंगे तो ऐसी घटनाएं देश में होती रहेंगी। तो चलिए, आप तक ये खबर हमने पहुँचाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही अपने देश में और ज़िले में, गाँव में आपसी सहमति और सौहार्द बनाए रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।